बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रॉपर्टी के बारे में। पर्सन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। पर्सन में जो इम्पॉर्टेंट नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ दोनों में होता है, जबकि लीगल पर्सन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव लॉ में होता है, और उसमें भी फिर ज़्यादातर जो है वो कॉरपोरेशंस, कंपनीज जो है वो लीगल पर्सनैलिटी का उसको दर्जा हासिल है। फिर इसके बाद अनबॉर्न पर्सन, उसके भी राइट्स हैं, लेकिन वो अपने हुकूक को अक्वायर करता है अपनी पैदाइश के बाद। इसके बाद डेड मैन और एनिमल, पॉजिटिव लॉ के अंदर इनके राइट्स नहीं है, नेचुरल लॉ के अंदर भी डेड मैन के राइट्स नहीं है, वो उनके उसके वरसा को मुंतकिल हो जाते हैं। डेड मैन को बुरा कहना मना किया गया है कि उसके वरसा को उससे तकलीफ होती है, जबकि एनिमल जो है उसमें पॉजिटिव लॉ में तो जनरली ऐसे कोई कवानीन नहीं बनाए गए कि जो एनिमल के राइट्स का तयन करते हो, लेकिन नेचुरल लॉ के अंदर प्रिंसिपल्स, ऑब्लिगेशंस इंसानों के ऊपर लगाई गई हैं कि वो एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हर जी रूह चीज़ के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ गलत काम ना करें, उनके साथ बुरा सलूक ना करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। अब दूसरी जो चीज़ है वो है प्रॉपर्टी। जो लॉ है, स्पेशली पॉजिटिव लॉ, ये दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, एक पर्सन और दूसरी प्रॉपर्टी। पर्सन के साथ जो चीज़ मुंसलिक है वो है राइट, फिर टाइटल और लाइबिलिटी। ये तीन चीज़ें जो है वो पर्सन के साथ मुंसलिक है, राइट, टाइटल और लाइबिलिटी। टाइटल जो है वो डी फैक्टो एंटीसीडेंट है ऑफ विच राइट इज डी जोरे कॉन्सिक्वेंट। टाइटल इनफेक्ट होता है आम तौर पर, और जब उसमें कानूनी लवाजमात पूरे हो जाते हैं तो फिर वो डी जोरे कॉन्सिक्वेंट उसका जो है वो राइट होता है। और जो लाइबिलिटी है वो ड्यूटी ही है। जब वो आम तौर पर अगर दो लोगों के दरमियान कोई मुआहिदा तय हुआ है, उस मुआहिदे के तहत उन्होंने अपनी हुकूक और ड्यूटीज़ का तयन कर दिया है। अब अगर किसी शख्स ने जिसकी ड्यूटी बनती थी और तो दूसरे बंदे का राइट था, उसका हक अदा नहीं किया, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, अब वो जो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए जा रहा है उसको कहते हैं लाइबिलिटी। अब उसकी वो ड्यूटी वो लाइबिलिटी बन गई है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ड्यूटी लाइबिलिटी है ही ड्यूटी, जो कि उसकी इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड है उस शख्स से जिसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। अच्छा, ये जो तीन चीज़ें हैं, टाइटल, राइट और लाइबिलिटी, ये मुंसलिक हैं पर्सन के साथ। और दो चीज़ें जो है पोजेशन एंड ऑनरशिप, वो मुंसलिक हैं प्रॉपर्टी के साथ। पोजेशन आम तौर पर इनफेक्ट भी होती, आम तौर पर जनरली तौर पर देखा जाए तो वो इनफेक्ट होती है, और यही प्रिज्यूम कर लिया गया है, जैसा कि एक मैक्सिम है, पोजेशन इज 9/10 ऑफ लॉ, कि जिसकी पोजेशन में जो चीज़ है आम तौर पर यही समझा जाता है कि वो उसकी ऑनरशिप में भी है। अगर कोई ऑनरशिप उसकी क्लेम करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर है जिसकी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी नहीं है और वो उसकी ऑनरशिप क्लेम कर रहा है। जिसकी पोजीशन में है ऑलरेडी, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है ऑनरशिप का। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रॉपर्टी के साथ, एक पोजीशन है और एक है ऑनरशिप। पोजीशन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक एक्चुअल जो उसकी कॉर्पस है, फिजिकल फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी है, और दूसरा जो एनिमस कहते हैं उसको, वो रीज़न, जिस रीज़न टाइटल, इंटाइटलमेंट जो होती है। जैसा कि किसी शख्स ने किसी को कुछ वक्त के लिए कोई प्रॉपर्टी दी, बेलमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को एक किसी मखसूस काम के लिए कोई प्रॉपर्टी दी। जो प्रॉपर्टी देता है उसको कहते हैं बेलर, और जिसको प्रॉपर्टी दी जाए उसको कहते हैं बेली। तो किसी शख्स ने दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी दी किसी एक मखसूस काम के लिए, तो अब वो बेली की पोजीशन में है, लेकिन ऑनरशिप उसकी बेलर के पास है। तो अब वो कॉर्पस उसका बेली के पास है और एनिमस उसका बेलर के पास है। तो अब वो जो एनिमस है, अगर वो अभी बेलमेंट वाला मुआहिदा ख़त्म हुआ है, उसकी पोजीशन, बेली की पोजीशन में ही है अभी प्रॉपर्टी, इस दौरान इन दोनों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, या उसने गिफ्ट कर दिया बेलर ने बेली को वही प्रॉपर्टी, या सेल कर दी, तो इस सूरत में वो जो अब कॉर्पस तो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो चुका है, जस्ट उसने एनिमस, वो जो इंटाइटलमेंट है जो अभी तक बेलर के पास है, वो बेली को वो ट्रांसफ़र कर देता है।
तो ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं पर्सन के साथ टाइटल, राइट, लाइबिलिटी, जबकि प्रॉपर्टी के साथ पोजेशन एंड ऑनरशिप। ये जो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनके बारे में मैं सेपरेटली आपके साथ डिस्कशन करूंगा। टाइटल, राइट, लाइबिलिटी और फिर पोजेशन एंड ऑनरशिप। एक लॉ के स्टूडेंट को इन 5 कॉन्सेप्ट्स के बारे में हर चीज़ का मालूम होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस का, इनके जो टाइप्स है उसका, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर जो है वो सारे उसका मालूम होना चाहिए। लॉ तो वक्तन फ़वक्तन पढ़ता रहता है एक लॉ का तालिब इल्म, जबकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जुरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में इल्म होना एक स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इल्म होना चाहिए। इससे पहले लॉ की डेफिनेशन का इल्म होना चाहिए, लॉ की टाइप्स कितनी हैं उसका इल्म होना चाहिए, फिर स्टेट का इल्म होना चाहिए, स्टेट किसे कहते हैं, उसके एसेंशियल्स ऑफ स्टेट क्या हैं, फिर फंक्शंस ऑफ स्टेट क्या हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ाई जाती हैं, इनका इल्म एक लॉ के स्टूडेंट को होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लॉ को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। अच्छा, अब आज हम थोड़ी सी बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 260 है, उसके अंदर डेफिनेशंस लिखी हैं काफ़ी चीज़ों की। उसमें से एक डेफिनेशन ये प्रॉपर्टी की भी मेंशन है, उसमें लिखा है एनी इंटरेस्ट, टाइटल और राइट अपॉन अ थिंग। एनी इंटरेस्ट, टाइटल, राइट ऑफ अ पर्सन अपॉन अ थिंग, किसी भी शख्स का किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट, टाइटल और राइट। टाइटल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ डी फैक्टो एंटीसीडेंट ऑफ विच राइट इज़ डी जोरे कॉन्सिक्वेंट। तो डी फैक्टो एंटीसीडेंट टाइटल और डी जोरे कॉन्सिक्वेंट राइट। इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के आपका कोई भी आपके फ़ायदे का जो काम है, आप बेनिफिट आपको पहुंच सकता है उस चीज़ से, वो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका राइट भी हो। तो हर इंटरेस्ट आपका राइट नहीं हो सकता, लेकिन हर राइट आपका इंटरेस्ट होता है। तो एवरी राइट इज़ इंटरेस्ट बट एवरी इंटरेस्ट इज़ नॉट राइट। तो अब इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको ये इसकी डेफिनेशन बताई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 260 में मेंशन्ड है, इसमें प्रॉपर्टी इटसेल्फ की कोई डेफिनेशन नहीं लिखी। ये बताया गया है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका कोई हक हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो अब इसके बाद मैं आपको चंद अक़साम बताता हूँ प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की पहले 2 अक़साम हैं, फंजिबल एंड नॉन फंजिबल। फंजिबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको काउंट कर सकें, मेजर कर सकें, वेट कर सकें। तो आमतौर पर जनरली ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जिनको आप काउंट कर सकें, वेट कर सकें, मेजर कर सकते हैं, काउंट और वेट एंड मेजर कर सकते हैं। जबकि दूसरी टाइप है नॉन फंजिबल, जिससे आप काउंट, वेट और मेजर ना कर सकें। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसा कि कोई हुनर है, आर्ट है, उसको काउंट, वेट, मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका हक तो है उसके ऊपर। इसी तरीके से एजुकेशन है, इल्म है आपके पास कोई, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो नॉन फंजिबल में फॉल करती हैं। तो अब जो फंजिबल है उसकी 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो प्रॉपर्टी होती है जो मटीरियल, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जो मटीरियल फॉर्म में मौजूद हो, जिसको आप छू सके। और हर प्रॉपर्टी, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो टेंजिबल ही होती हैं। और इनटेंजिबल वो प्रॉपर्टी है जो इनकॉर्पोरियल, जिसको आप छू ना सकें। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आमतौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर जो है वो इनटेंजिबल होती हैं, उनको आप छू नहीं सकते। जैसा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक कंपोनेंट पेटेंट है। पेटेंट के अंदर आपके जहन में कोई आइडियाज़ हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करवाते हैं, उनको रजिस्टर करवाते हैं। तो अब जो आइडियाज़ हैं आपके जहन में, अब आप उसको आइडिया को छू तो नहीं सकते, तो वो इनटेंजिबल आपकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो टेंजिबल है उसकी फिर 2 टाइप्स हैं, मूवेबल है और इमूवेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, और जो ज़मीन के साथ परमानेंटली अटैच ना हो, और ज़मीन के साथ किसी परमानेंटली अटैच्ड चीज़ के साथ परमानेंटली अटैच ना हो। जबकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मूवेबल का ऑपोजिट है, जो कि मूव ना हो सके एक जगह से दूसरी जगह, और जो कि ज़मीन के साथ अटैच्ड हो, और ज़मीन के साथ परमानेंटली अटैच्ड हो, और ज़मीन के साथ अटैच हुई इस चीज़ के साथ परमानेंटली अटैच्ड हो। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रॉपर्टी हर वो चीज़ है कि जिसके ऊपर आपका हक है। तो अब हक किस तरह क्रिएट होगा।
अब या तो आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, आप बनाते हैं किसी चीज़ को, तो अब ज़ाहिर है आपने बनाया तो प्रोड्यूस की है चीज़ को, मैन्युफैक्चर की है, तो आप ही पहले हकदार हैं। इसके बाद दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी से वो राइट अक्वायर करें, किसी के पास वो राइट था उस प्रॉपर्टी का, आप उस राइट को अक्वायर करते हैं। तो अब ये जो राइट अक्वायर आप कर रहे हैं ये मुआहदे के तहत ही होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके तहत एक शख्स अपना राइट प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरे शख्स को मुंतकिल करता है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफ़र होती है राइट की जो प्रॉपर्टी के अंदर है वो मुआहदे की सूरत में होती है। अब वो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ भी हो सकती है जो कि मुआहदे की सूरत में होगी, और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकती है। वो कैसे? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की भी दो टाइप्स है, एक टेस्टेट है और एक इनटेस्टेट। टेस्टेट कहते हैं वसीयत के थ्रू, कोई शख्स इंतकाल कर रहा है और वसीयत कर जाता है तो वो टेस्टेट है, उसके मरने के बाद वो ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून के तहत वो आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसमिट कहते हैं उसे, ज़्यादा मुनासिब इसके लफ्ज़ ट्रांसमिट है, जो कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई चीज़ मुंतकिल हो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। और इनटेस्टेट कहते हैं वरासत में लोगों को हिस्सा मिलता है, उसमें बंदा वसीयत नहीं करके जाता, या वसीयत जितनी की है उसके बाद जो माल बच गया है जो वारिसीन में वरसा में तकसीम होगा, उसको कहते हैं इनटेस्टेट सक्सेशन। सक्सेशन की दो टाइप्स होती हैं, टेस्टेट जो कि वसीयत के थ्रू होती है और इनटेस्टेट जो कि वसीयत के बगैर होती है। इसके बाद जो दूसरा जिसके ज़रिए से जो प्रॉपर राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर वो ट्रांसफ़र होता है वो है जी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, पार्टीज़ के एक्ट के नतीजे में। अब वो जो राइट है या तो परमानेंटली एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाएगा या टेम्पोररली। टेम्पोररली कैसे? जैसे किराए पे आपने कोई चीज़, जिस तरह मैंने अभी आपको जिक्र किया बेलमेंट का, उसमें भी टेम्पोररली राइट मुंतकिल होता है। फिर इसी तरीके से लीज़ है, आप किराए पर कोई चीज़ लेते हैं, किराए पर मकान लेते हैं, वो भी लीज़ में भी आता है, वो भी टेम्पोररली आपको राइट मुंतकिल हुआ है। जबकि परमानेंटली किस सूरत में होता है? आपने चीज़ ख़रीद ली सेल एग्रीमेंट के थ्रू या एक्सचेंज, चीज़ के बदले चीज़। सेल में आपने चीज़ खरीदी उसके बदले आपने पैसे दिए, एक्सचेंज में चीज़ दी उसके बदले आपने कोई चीज़ खरीदी, चीज़ की खरीदो फरोख्त, चीज़ के बदले चीज़ की खरीदो फरोख्त। जबकि सेल के अंदर चीज़ के बदले आपने पैसे दिए, इसमें सेल और एक्सचेंज में परमानेंटली ट्रांसफ़र होती है। और टेम्पोरेरी में और भी टाइप्स हैं, मॉर्टगेज है, प्लेज है। अच्छा, अब ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं मॉर्टगेज और प्लेज। मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, गिरवी आप रखवाते हैं, आपने किसी से उधार लिया, आपने किसी को चीज़ गिरवी रखवा दी कि जब मैं उधार वापस करूंगा आप ये चीज़ मुझे वापस करना, अगर मैंने उधार वापस ना किया तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेना। उसमें फिर कॉन्सेप्ट्स होते हैं फोरक्लोजर और रिडम्पशन। रिडम्पशन जो मॉर्टगेजर है वो वापस लेता है, और जो फोरक्लोजर है, रिडीम का मतलब वापस लेना, जिसने वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखवाई है उसको वो शख्स वापस ले लेता है, उसको कहते हैं रिडीम। और फोरक्लोजर कहते हैं जिस शख्स ने कर्जा देकर वो प्रॉपर्टी हासिल की हुई है उसको वो इस्तेमाल कर लेता है फिर। तो ये मॉर्टगेज का जो कॉन्सेप्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, जबकि प्लेज वाला जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ही ये राइट जो है वो क्रिएट होता है या ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी के ऊपर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जबकि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है वो लियन और चार्ज, वो दो कॉन्सेप्ट्स वो अलग हैं। अच्छा, अब जो ट्रांसफ़र होता है राइट प्रॉपर्टी के ऊपर, जो राइट है वो ट्रांसफ़र होता है वो या तो मूवेबल प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफ़र होता है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है तो वो पाकिस्तान के अंदर जो एक्ट उसको डील करता है, लॉ उसको डील करता है, वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है उसको जो पाकिस्तान के अंदर एक्ट डील करता है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अच्छा, अब इसके बाद ये जो ट्रांसफ़र है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगी। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जनरली, अच्छा, ये दोनों अल्फाज इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, तो इसको कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ हुआ है, उससे फिर पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किस में फॉल करता है। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, जितने भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हों उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो दफ़ात हैं
वो अप्लाई करेगी। लेकिन अगर कोई सेपरेट कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई ख़ास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो, जिस तरह शेयर, कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की दफ़ात भी उस पर अप्लाई करेंगी, और जो कंपनीज एक्ट 2017 का है उसकी दफ़ात अगर कोई रेलिवेंट है वो भी उसके ऊपर अप्लाई करेंगी। अच्छा, इसके बाद जैसा कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की दफ़ात भी अप्लाई करेंगी और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की दफ़ात भी उस पर अप्लाई करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी दफ़ात अप्लाई होंगी और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की भी। अब इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। एग्रीमेंट जनरली ये टर्म यूज़ होती है जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो मेंशन किया गया है कि जो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जिसमें तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 1872 की दफ़ात हैं उन तमाम को अप्लाई किया गया हो, उन तमाम पर अमल दरामद करके एक एग्रीमेंट साइन किया गया हो, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर दफ़ात के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, बाज़ के ऊपर हुआ, बाज़ के ऊपर नहीं हुआ और पार्टीज एग्री कर रही हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, आप कह सकते हैं उसको आम फहम ज़बान में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की दफ़ात के तहत आप उसकी इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकेंगे फिर कोर्ट के थ्रू। वो एक एग्रीमेंट है, दोनों पार्टीज एग्री हैं आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है। वो ड्यूटीज़, एक बंदा अपने दूसरे बंदे की ड्यूटी पर, दूसरे बंदे का हक एक बंदे की ड्यूटी है, वो उसको अदा करे, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं होगी। इन्फोर्समेंट जब भी होगी कोर्ट के थ्रू होगी, जो कि ड्यूटी लाइबिलिटी बन जाएगी, फिर वो उसकी इन्फोर्समेंट होगी। वो जब अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो इम्पॉर्टेंट, जो रेलिवेंट दफ़ात हैं उनको फॉलो करना आपके ऊपर, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं पार्टीज, उनके ऊपर लाजिम है उनको फॉलो करना। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। वैलिड होगा अगर उसमें तमाम लवाजमात, जो एसेंशियल थिंग्स होती हैं, अरकान कहते हैं अरबी में या उर्दू में उसे, वो पूरे हों और कंडीशंस भी पूरी हों। दो चीज़ें होती हैं, एक अरकान एसेंशियल थिंग्स होते हैं अरकान, और दूसरी कंडीशंस होती हैं। जैसा कि एसेंशियल थिंग है कि पार्टीज़ जो है वो उनके पास कैपेसिटी हो, पागल ना हो, बच्चे ना हो, बालिग, आकिल और बालिग होना चाहिए पार्टीज़ को। अगर पार्टीज़ आकिल और बालिग नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। एग्रीमेंट आउटसाइड द कोर्ट ठीक है, आप आपस में तय कर लें, लेकिन इन साइड द कोर्ट उसकी इन्फोर्समेंट अगर करवाना चाहते हैं तो नाबालिग का जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल थिंग्स है कि आकिल और बालिग होना चाहिए पार्टीज़ को। तो अच्छा ये चीज़ हो गई। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर उसमें ये एसेंशियल थिंग्स पूरी ना हो तो वो वॉइड है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और एक इनवैलिड है। वैलिड में एसेंशियल थिंग्स और कंडीशंस पूरे होते हैं, जबकि इनवैलिड की दो टाइप्स हैं, एक वॉइडेबल है और एक वॉइड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है कि जिसमें एसेंशियल थिंग्स भी पूरे ना हो, कंडीशंस भी पूरे ना हो, जबकि वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें एसेंशियल थिंग्स तो पूरे हों, लेकिन कोई एक कंडीशन कोई लॉ में मेंशन थी, उस कंडीशन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब जिस पार्टी को उसका नुकसान पहुंच रहा है उसकी ऑप्शन के ऊपर चली गई ये बात। वो चाहे तो कंटिन्यू रखे तो वो वैलिड हो जाएगा, चाहे तो उसको ख़त्म कर दे तो वॉइड हो जाएगा। तो वो बीच की जो पोजीशन है वैलिड और वॉइड के दरमियान, उसको कहते हैं वॉइडेबल। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर 5 मेन अहम चीज़ें होती हैं कि पार्टीज जो है उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, सुई जुरिस होनी चाहिए, आकिल और बालिग होना चाहिए पार्टीज़ को। इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। फिर जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो लीगल होना चाहिए, फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पर्पस के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, और किसी शख्स को उससे इंजरी ना पहुंचती हो, इंजोरियस ना हो टू पर्सन प्रॉपर्टी। किसी शख्स को उस सब्जेक्ट मैटर की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज़ के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे बंदे को उससे नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो। ये ना हो कि जी कोई मुआहदा हो रहा हो कि हमने किसी तीसरे बंदे को कत्ल करना है, तो ये सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट का ये वॉइड है। तो ऐसा लीगल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। इसके बाद चौथी चीज़ है कि इसमें जो
पार्टीज़ का भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गई, सब्जेक्ट मैटर हो गया। इसके बाद जो कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। अच्छा, म्यूचुअल कंसेंट 5 चीज़ों से मुतासिर होता है। फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोरिजन है, अनडू इन्फ्लुएंस है, मिस्टेक है। इसमें जो फ्रॉड है, अगर फ्रॉड पाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग। जबकि जो बाकी 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, अनडू इन्फ्लुएंस, कोरिजन, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। जिस पार्टी को नुकसान पहुंचा है वो पार्टी चाहे तो ख़त्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट, चाहे तो कंटिन्यू रखे। जैसा कि कोरिजन है, किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर दबाव डाल के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, करवाया है, तो अब जिस पार्टी ने वो साइन कर दिया है, बाद में जब उसकी फ्री कंसेंट हुई तो उसने या तो एग्री कर लिया या वो उसने कहा चलें ठीक है हो गया साइन, अब कंटिन्यू रखें, या उसने बाद में कहा कि नहीं मैं इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहता और कोर्ट के थ्रू उसको ख़त्म करवा दें। और आखिरी इसमें चीज़ है कि ये लीगल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद ये पब्लिक, ये जो लीगल 4 चीज़ें मैंने आपके सामने अभी जिक्र की हैं। कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, वो मुतासिर ना हो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोरिजन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक से। अगर 2 तरफा मिस्टेक होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट शायद रिपूडिएशन की तरफ जाए, वॉइड की तरफ जाए। लेकिन अगर एक तरफा मिस्टेक है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़राब नहीं करेगी, रिपूडिएट नहीं करेगी, मुतासिर नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्ट को, अगर एक तरफा मिस्टेक। लीगल कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज़ की कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर इसमें पार्टीज़ की कैपेसिटी होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर लीगल हो, और आखिर में जो बाज़ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत उनको वॉइड करार दिया गया है, वो कौन कौन से हैं? आमतौर पर कि ऐसा काम करने को कहा जाए कि जो कि इम्पॉसिबल हो, इल्लीगल हो। कोई ऐसा काम करने को कहा जाए कि ऐसा काम करने को जो इम्पॉसिबल हो, इल्लीगल हो, या फिर ऐसा मुआहिदा हो कि जो किसी दूसरे शख्स को शादी से रोके, तिजारत से रोके। तिजारत से आप नहीं रोक सकते। आर्टिकल 18 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ राइट टू ज्वाइन टू डू एनी ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ज्वाइन कर सकता है किसी भी ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन को, आर्टिकल 18। तो ये और फिर उसमें लीगल प्रोसीडिंग से रोके, और आखिर में कंटिंजेंट और एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर भरोसा, जो दूसरी चीज़ के साथ मुंसलिक हो कि ये अमल होगा तो ऐसा होगा। अगर मैं इंग्लैंड चला गया तो मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा, तो जब वो अमल वकूफ़ पज़ीर हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी फिर वो टाइटल के अंदर में आपको इसके साथ जब टाइटल वाली हमारी डिस्कशन होगी उसमें ये आता है कि एक वेस्टेड राइट होता है और एक कंटिंजेंट राइट होता है। वेस्टेड राइट जब एक मुआहिदा हुआ है, वो किसी चीज़ के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, तो वो वेस्टेड है, उसी वक्त क्रिएट हो गया। और कंटिंजेंट वो डिपेंडेंट है एक चीज़ के ऊपर, तो वो कंटिंजेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, वो डिपेंडेंट है किसी चीज़ के ऊपर कि जी 10 साल गुजरेंगे तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेचूंगा, या मैं इंग्लैंड चला गया तो आपकी प्रॉपर्टी बेचूंगा। तो अगर तो इम्पॉसिबल है ऐसा कोई काम कि अगर क़यामत आ गई तो मैं आपको प्रॉपर्टी बेचूंगा, अगर ज़लज़ला आ गया तो मैं आपको प्रॉपर्टी बेचूंगा, तो ये तो वॉइड है। कंटिंजेंट जो है वो वैसे तो वॉइड करार दिया गया है उसको, लेकिन अगर वो हो जाता है, ऐसा कोई कंटिंजेंसी है कि जो वकूफ़ पज़ीर हो जाती है, जो पॉसिबल थी, जो वकूफ़ पज़ीर हो जाती है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा। अगर नहीं होती तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने लुब्बे लुबाब इसका रखा है, प्रॉपर्टी और उससे फिर मुंसलिक का जो राइट होता है वो किस तरीके से, या तो बंदा खुद वो चीज़ बनाएगा तो उसका वो हक होता है, या वो किसी से एक्वायर करेगा तो वो ट्रांसफ़र होती है मूवेबल की या इमूवेबल की, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। इसके बाद 3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी। तो जूरिस्प्रूडेंस की बुक्स के अंदर आमतौर पर लाइबिलिटी के बारे में ज़्यादा जिक्र होता है। लाइबिलिटी ड्यूटी एक ही चीज़ है। लाइबिलिटी कहते ही ड्यूटी की इन्फोर्समेंट, अदालत से बाहर अगर उसकी इन्फोर्समेंट पार्टीज़ की म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो जाती है तो वो ड्यूटी है, अगर कोर्ट के थ्रू होती है तो वो लाइबिलिटी है।
ऑब्लिगेशन थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्लिगेशन आपने, वो मॉरल होती है, आपने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी सज़ा मिले। जैसा कि वालिदैन की फर्मा बरदारी करना, अच्छे अखलाक से पेश आना, ये ऑब्लिगेशंस हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, आपने इनको फुलफ़िल करना है। तो एक और ये हर ड्यूटी ही तकरीबन ऑब्लिगेशन भी होती है उसके साथ साथ, कि मोरली भी आपके ऊपर बाइंडिंग है। ये नहीं है कि मोरली भी आपको ये कहा जाता है कि जो आपने मुआहदा किया है तो आप उसको पूरा करें। तो हर ड्यूटी ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन हर ऑब्लिगेशन ड्यूटी नहीं हो सकती। ये इसको आप इस तरह, इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि हर ड्यूटी ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन अगर वो ड्यूटी, अगर वो कानूनी तौर पर लिख दी गई हो, पार्टीज एग्री कर जाएं, तो फिर वो ड्यूटी हो जाती है। अगर इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है और उसके ऊपर कोई सज़ा ऐसी नहीं है, ना वो कहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर है आपके लिए अच्छा है। अगर फॉलो नहीं करेंगे ऑब्लिगेशन को तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें फिर ऑब्लिगेशन के अंदर भी एक तो बाज़ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने आपस के अंदर एग्री किया है। दूसरा होता है जी क्वाज़ाई कॉन्ट्रेक्चुअल। क्वाज़ाई कॉन्ट्रेक्चुअल कहते हैं कि अगर एक चोर है, उसने आपकी प्रॉपर्टी चोरी कर ली है, थेफ्ट वैसे मूवेबल के लिए इस्तेमाल होता है, और जो इमूवेबल और इमूवेबल के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है एक्सटॉर्शन। तो अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी चोरी कर ली है तो अब वो क्वाज़ाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर आ गया है कि आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस करे। इसको कहते हैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रेक्चुअल। एक होता है डिलिक्टल, वो ऐसा है कि आपने कोई सिविल रॉन्ग किया है, अब आप अंडर ऑब्लिगेशन है कि जिसकी आपने हद तक इज्जत की है, डिफेम किया है किसी को, अब आप उसकी इज्जत को वापस करें। और किस तरीके से करेंगे, ज़ाहिर है वो डैमेजेस ही आप उसको पे करेंगे कि जितना उसको, उसकी आपकी हद तक इज्जत की वजह से उसको नुकसान जो पहुंचा है, उस नुकसान की जो तलाफ़ी आपने करनी है वो आपके अंडर ऑब्लिगेशन है। और आखिर में चौथी टाइप होती है इनोमेट। वो एनी अदर टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन जो है उसको कहते हैं इनोमेट। तो ये मैंने आपके सामने लुब्बे लुबाब प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड जितने भी मुतल्लिका कॉन्सेप्ट्स हैं वो रखे हैं। अगली डिस्कशन में हम टाइटल, राइट, लाइबिलिटी, फिर पोजेशन और ऑनरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी और समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।